अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे जो कि भारत को धोया है DGISPR ने और जो पाक फौज ने चैलेंज दे दिया है मोदी की फौज को, वो चैलेंज क्या है। बड़े ही मजे की खबरें हैं, ये आपको बताएंगे, बड़ा मजा आएगा आपको सुन के। फिर आपको ये बताएंगे कि PTI का जो एहतजाज हो रहा है अडियाला के सामने, वो कहां तक पहुंचा है। और कुछ लोग अब ये बातें करना शुरू हो गए हैं कि PTI की सियासत को अब खत्म कर दिया जाएगा या रियासत अब इसके खिलाफ है, ये आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो उसकी डिटेल भी जानिएगा क्या है। फिर आपको ये बताएंगे कि हो सकता है पाकिस्तान अगले 6 महीने में, जिसके इम्कानात बहुत लग रहे हैं, कि IMF को खुदाफिज कह दे। IMF अब दोबारा पाकिस्तान का रुख ना करे या पाकिस्तान IMF का रुख ना करे, तो इस तरह की सिचुएशन पैदा होगी। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्यों कहा जा रहा है, किसने कहा है, यह भी आपको बताएंगे। और क्या नेतन्याहू को अगवा कर लिया जाएगा, यह भी आज ही जानिएगा। यह भी बड़ी जबरदस्त खबर है। फिर आपको यह बताएंगे जी कि बांग्लादेश के एयर चीफ ने पाकिस्तान का विजिट किया। यह पाकिस्तान का विजिट उन्होंने क्यों किया, इसकी बहुत ही अहमियत है। यकीन माने ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है बांग्लादेश के अंदर बैठ के। वो सिचुएशन क्या है, यह आपको बताएंगे। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, इनफैक्ट ये क्राइम हुआ। इस्लामाबाद सिटी, जो आप इसे जानते हैं तो आपको बड़ी अच्छी तरह से पता होगा कि इस्लामाबाद शहर कैसा शहर है। इस शहर के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी गई है, ये आपको बताएंगे कि ये डिटेल क्या है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि पाकिस्तान को एक नया हीरो मिल गया। जी, वाकई ही बहुत बड़ा हीरो मिल गया और उसने बीट भी किसे किया, एक भारतीय सूरमा को। और अब नंबर 1 पे है हमारा लड़का और मुंह तोड़ के रख दिया मोदी की एक और टीम का। तो ये बताएंगे कि ये डिटेल क्या है। और अगर आपको जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ने हैं तो JavedCH.com पे आप जाके पढ़ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम वेलकम कहेंगे जावेद चौधरी साहब को। गपशप वो हमसे कर नहीं रहे आजकल, तो सीधा खबरों पे ही आ जाते हैं। तो गपशप की क्या तो जरूरत है वैसे? आप इतना सीरियस बातें करते हैं ना, मैंने कहा थोड़ा सा चले लाइट होके बात किया करें। अच्छा, हम लाइट के लिए ना दूसरा चैनल जो है ना हमारा ना माइंड चेंजर, उसको हमने एक्टिव करना शुरू कर देना ताकि वहां पे लोग लाइट गुफ्तगू सुन लें। अच्छा, मैंने कहा नहीं तो ये भी हो सकता ना कि सर वो NTV लाइट के नाम से शुरू कर दे। अच्छा चलें जी, पहली खबर कौन सी कर रहे हैं? अच्छा, सबसे पहली खबर तो जरा इंडिया वाली करते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट खबर इसके बाद बहुत बड़ी है। DGISPR जो थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैं हर बार जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूं तो पहले से मजीद 2 4 5 स्टेप वो आगे होते हैं और बड़ी क्लैरिटी है। 3 चीज़ों के ऊपर मुझे नज़र आता है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी क्लियर है। एक तो अफगानिस्तान के मामले में, यानी तालिबान के मामले में पाकिस्तान फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ है मुकम्मल तौर पे। कोई अब उनके लिए होता है ना कोई नरम गोशा किसी दिल के किसी कोने में, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक। और बहुत ही क्लियर है कि जी पाकिस्तान की तरफ किसी ने मैली आंख से देखा, किसी ने पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, हाथ तोड़ देंगे, आंखें निकाल देंगे, इस टाइप का पाकिस्तान अब अपनी पॉलिसी क्लियर कर चुका है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में मुकम्मल क्लियर है और इतना क्लियर है कि जो कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पाकिस्तान इतना क्लियर या एस्टैब्लिशमेंट इतनी क्लियर नहीं हुई जो मुझे फील हो रहा है। और तीसरा ये है कि इंडिया के बारे में पाकिस्तान मुकम्मल क्लियर है कि जनाब हमने दोस्ती कोई नहीं करने और अगर इंडिया ने छेड़छाड़ की तो हम जो भी हमारे पास होगा हम उसको इस्तेमाल करेंगे, हम रुकेंगे नहीं। तो मुझे ये 3 चीज़ें जो है ना बड़ी क्लैरिटी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर महसूस हो रही है। तो कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर एक तो इंडिया को उन्होंने धमकी दी, प्रॉपर एक वार्निंग दी और कहा कि आपने आना है तो आ जाएं जी, और ऊपर से आना है ऊपर से आ जाए, नीचे से आना है नीचे से आ जाए, जाना जहाँ से आना है आप आ जाएं, इकट्ठे आना चाहते हैं इकट्ठे आ जाएं, किसी के साथ आना चाहते हैं किसी के साथ आ जाएं। और एक बार मज़ा ना करा दिया तो पैसे वापस। ये बेसिकली पैसे वापस जो है एक पंजाबी मेरा ख्याल है टर्म है, पैसे वापस है। वो बेसिकली मदारी जो होते थे ना वो इस टाइप की चीज़ें जो होती है ना 55 में हम देखते होते थे और ये बेसिकली चैलेंज होता है। तो ये पंजाबी चैलेंज है सारा, ये उसके लिए एक स्लैंग है, आप ये समझ ले पंजाबी हैं कि पैसे वापस हैं। तो मतलब उनको बड़ी क्लैरिटी के साथ समझाया गया। इसके साथ साथ वहाँ पे एक एंकर थे उनके, बल्कि मेरा ख्याल है कोई पॉलिटिकल एक वहाँ पे एनालिस्ट इंडियन टीवी पे, तो उनका क्लिप दिखाया गया तो वो ये कह रहा था कि जी अगली मरतबा 2026 में हम अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर और इंडिया और अफगानिस्तान दोनों मिल के अटैक करेंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि तू भी आ जा इनके साथ, बेशक तू भी आकर कर ले जो करना है। और फिर साथ साथ अर्नब गोस्वामी जो था उसका एक 60 चला था तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये देख लें, बल्कि जब 60 चला तो सारे हंस पड़े क्योंकि स्वामी तो तुम्हारा दोस्त है ना, वैसे जो भी है यार, अगर उसको कोई टक्कर दे सकता है तुम दे सकते हो, दुनिया भी देख
पोटेंशियल है, बस तुमने जरा मुंह खोल के जरा थोड़ा सा जबरदस्त किस्म का यूं करके बोलना, बस उसके बाद काम हो जाएगा पाकिस्तान का। चौधरी साहब मैं यही पोर्शन पेश कर देता हूं अपना, वो तेजाब गोस्वामी, पेशाब गोस्वामी, कुछ भी आप उसे कह सकते हैं, बहुत ही घटिया आदमी है। मोदी ने इस बंदे को पूरा चैनल खोल के दिया है रिपब्लिक के नाम से, और वो इससे फंड करता है। हक बनता है वैसे इसका, ये एडवाइजर है, मोदी का एडवाइजर है, होना चाहिए इस आदमी को। इसके अंदर जितना पोटेंशियल है ना, मेरा नहीं ख्याल के पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा भी जितना घटिया मोदी है उतना ही घटिया एडवाइजर चाहिए। जिस लेवल पे ये जा सकता है कोई बंदा नहीं जा सकता, ना इंडिया में जा सकता है ना पाकिस्तान में जा सकता है। वो बेइंतहा को ऐसी कोई जबरदस्त किस्म की मशीन बनी हुई है ना, वो जैसे पंजाबी कहते हैं लत्थी चढ़ी दनी होती है। खुदा ना खास्ता दोबारा कभी भी पाकिस्तान इंडिया को कॉन्फ्लिक्ट होना तो ये गोबर आरिया और ये तेजाब गोस्वामी इन्हें बॉर्डर पे होना चाहिए, इन्हें तो मैंने कुट देना। अच्छा, ये वही आदमी है जिसने लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा कर लिया था मेरा ख्याल। ये वही बिल्कुल ठीक। तो बहरहाल जब उसका नाम आया तो सब लोग हंस पड़े, और उसके बाद डीजी ने कहा कि ये देखें, ये बेसिकली उनका इंटेलेक्चुअल है, आप इसके ऊपर हंसे ना। तो उसके बाद फिर हंस पड़े लोग। तो ये बहरहाल इंडिया को एक वार्निंग है, और मेरा ख्याल है ये वार्निंग जो है इंडिया को लग पड़ी रही है ज़बरदस्त किस्म की। साथ साथ सोहेल अफरीदी जो उन्होंने कह दिया कि ये ऑपरेशन बिल्कुल नामंजूर, ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर उन्होंने कहा ये ऑपरेशन तो ऑलरेडी हो रहे हैं, और बाकायदा डिटेल बताई कि कितने ऑपरेशन हो रहे हैं। तो दूसरा ये है कि एक सहाफ़ियाँ जो उनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के साथ है, उन्होंने कहा कि जनाब ये अगर 245 वापस ले लेते हैं और जो सूबाई गवर्नमेंट, तो फिर आप क्या करेंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी ये बल्कि आइन खोल के उसकी दफ़ा पढ़ के 245 और पढ़ के सेक्शन बताया गया कि ये वफाकी गवर्नमेंट का हक है कि वो वफाकी अदारे को किसी जगह नामजद कर देती है, अपॉइंट कर देती है, तो उसके बाद वफाकी अदारे ने वहाँ पर जाके काम करना होता है। और फौज वफाकी अदारा है, ये सूबाई अदारा नहीं है। तो उसके ऊपर भी क्लैरिटी आ गई कि अगर 245 के तहत अगर फौज चली गई है तो उसको वापस बुलाने का इख्तियार भी सिर्फ वफाक के पास है, किसी सूबे के पास नहीं है, तो सूबा कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा क्लैरिटी के साथ ये भी बता दिया गया कि अगर हम ऑपरेशन नहीं करते तो उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि हमने तालिबान के पाँव पे बैठना है, क्या करना है, या आप कोई सोल्यूशन दें। और वो जो बार बार कह रहे हैं ना कि जी आप उनके साथ मुज़ाकरात करें, तो बताया गया था मुज़ाकरात तो 2021 से कर रहे हैं, और प्रॉपर मुज़ाकरात हो रहे हैं, और बड़ी मरतबा मुज़ाकरात हुए, लेकिन उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकला। फिर 3 मुल्क दरमियान में पड़े, उन्होंने भी सोल्यूशन निकालने की कोशिश की, कुछ नहीं निकला। सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो अब ये कौन से मुज़ाकरात है जो आप लोग करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरे खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान के हवाले करना चाहते हैं, काबुल के हवाले करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि तालिबान आके आपकी सिक्योरिटी करें, आपकी गारंटी करें, तो ये तो मुमकिन नहीं है। और साथ ये भी बताया गया कि अगर इनको ना रोका गया तो ये पाकिस्तान के घरों में घुस जाएंगे, एक एक घर के अंदर जाके ब्लास्ट करेंगे। वैसे यार फ़र्क ये मुझे फील भी होता है कि जंग हमारी जंग है, ये ज़हन में रखें। ना ये अफ़गानिस्तान की जंग है, ना ये खैबर पख्तूनख्वा की जंग है, ना ये फ़ौज और अफ़गानिस्तान की जंग है, ना ये फ़ौज और इंडिया की जंग है, ये पूरे पाकिस्तान की जंग है। और हमारे पास इस जंग लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम ये कहते हैं ना कि कोई और ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं। अगर आपने मज़ीद ताख़ीर की तो ये लोग पाकिस्तान को लेके बैठ जाएंगे, क्योंकि इनका बिजनेस है, ये वॉर इकॉनमी है, और ये वॉर इकॉनमी पे चल रहे हैं। ये इसी तरह जंगें करवाते हैं और अपने लश्कर भेजते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। 20 ऑर्गेनाइजेशन है जो अफगानिस्तान के अंदर बैठी हुई हैं, और सारी की सारी दहशतगर्द तंजीमें हैं। इन सब की आपस में लड़ाइयाँ भी हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका जो जॉइंट एजेंडा है उसके ऊपर ये इकट्ठे भी होते हैं। तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई नहीं है। दो यानी तालिबान के साथ इन्होंने लड़ना है, अफगानिस्तान के साथ लड़ना है, दहशतगर्दी खत्म करनी है हर सूरत। और अगर दहशतगर्दी खत्म नहीं होती तो फिर ये बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाएगा, इतना बड़ा मॉन्स्टर बन जाएगा कि ये पूरे पाकिस्तान को निकल जाएगा। फिर आप ये जो आज़ाद फिर रहे हैं ना शहरों के अंदर और बसों के ऊपर और टैक्सियों के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर और फुटपाथों पर, ये फिर ये मुमकिन नहीं होगा, फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता 3-4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, और इनका मकसद भी ये है। तो इस जंग को पूरी कौम ने लड़ना है, कौम लड़ेगी और फिर ही जाके पाकिस्तान सरवाइव करेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरा ये है कि इंडिया जो है ना, हमें मान लेना चाहिए कि जो 80 साल के अंदर हमारा दोस्त नहीं बना, बल्कि उससे पीछे ले जाए 200 साल में, 300 साल में, 500 साल में हमारा दोस्त नहीं बना, तो उसने आगे भी हमारा दोस्त नहीं बना। हमने इसके बगैर इस बुखार से निकल के तरक्की करनी है और बाहर निकल के हमने मामलात को सेटल करना है, वरना ये इंडिया हमें कभी भी अपने पाँव पे खड़ा नहीं होने देगा। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता रहेगा। जैसे
इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहा है, सिंध में वो करना चाहते हैं और उससे पहले सिंध के अंदर भी हो रहा था अल्ताफ हुसैन की शक्ल में। तो ये पाकिस्तान जो है ना उसे बहरहाल अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, किसी मुल्क की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। हर मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो अपने हकूक को देख के, अपनी मफादात को देख के बनाने पड़ेंगे, और जहाँ पे कोई मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करता है उसका हाथ तोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के सर्वाइव करने का कोई चांस नहीं है, और हमें इस चीज़ को क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही, मतलब पाकिस्तान को 3 मार्गों पर लड़ना पड़ रहा है, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और इमरान। इमरान ने देखो इंटरनल कोई ना कोई इशू रहता है यार। मैं वैसे इमरान खान के बारे में थोड़ा सा सॉफ्ट हूँ वैसे। चलें ठीक है, चलें फिर इमरान खान साहब की डिस्कस कर लेते हैं। अडियाला के बारे में एहतजाज हो रहा है, इस दफा मजहबी कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, ये क्या है? अब जाहिर है वहाँ पे फिर ऑपरेशन हो गया है, और वो रियासत बड़ी क्लियर है, उसने कहा जी कुछ भी कर लें आप, आपकी कोई इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं होगी, किसी किस्म का आपको रियायत नहीं दी जाएगी और कोई आपको फेवर नहीं की जाएगी, आप जितना आप एहतजाज करना चाहते हैं कर लें। कल राजा नासिर अब्बास साहब भी चले गए, और उसके बाद वहाँ पे महमूद खान अचकजई भी चले गए। अचकजई साहब ने मुज़ाकरात का पूरा एजेंडा सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि जनाब 8 फरवरी से अगर कोई बात करनी है तो 8 फरवरी को सामने रख के बात करें, और हमारे 4 मुतालबात हैं वो माने तो उसके बाद मुज़ाकरात हो सकते हैं। पहला तो ये कि पार्लियामेंट की छुट्टी करवा दें, पार्लियामेंट को ख़त्म कर दें, और दूसरा ये है कि उसके बाद इंटरम गवर्नमेंट बनाएं जो ज़ाहिर है जिसमें सारी पार्टियाँ शामिल हो, और तीसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन की तैनाती करवाई जाए, और चौथा ये है कि नया इलेक्शन करवाया जाए और फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाया जाए। फेयर एंड फ्री का मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाया जाए। तो 4 उनके मुतालबात हैं। उन्होंने कहा जी अगर इन मुतालबात पर बात करते हैं तो फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं, वैसे इसके अलावा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो फिर आप ना ही समझें, तो आप ये समझें कि महमूद खान अचकजई साहब के बारे में जो कहा जा रहा था कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो कल जो उन्होंने फरमा दिया रात के वक्त, बस ये ना है तो अब ये नहीं होगा सारा। तो इस वक्त वहाँ पे ज़ाहिर तैयारी पूरी है जी ऑपरेशन की, और थोड़ी देर में हो सकता है जब ये वीडियो अपलोड की जा रही हो तो उस वक्त ये तैयारी मुकम्मल हो जाए और उसके बाद खड़का दे। ठीक है, और उसके लिए ये है कि वहाँ पे वाटर कैनन पहुँच चुकी है, और जो इमरान खान साहब की हमशीराएँ हैं वो सुबह तशरीफ़ लाई वहाँ पे अडियाला जेल में फैक्ट्री नाका, और उन्होंने पूरे पाकिस्तान से अपील की थी कि 10,000 लोग वहाँ पे आएँ क्योंकि हमने सूरत यासीन का ख़त्म करवाना है वहाँ पे, और सब लोगों से कहा गया कि जी आप 10,000 लोगों को लेकर आएँ। मैं एक शख्स के यूट्यूब चैनल देख रहा था, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक है, तो उन्होंने कहा कि अगर आज 10,000 लोग नहीं निकलते तो बस समझेंगे पार्टी ख़त्म हो गई, पार्टी इज़ ओवर, क्योंकि पूरे मुल्क से 10,000 लोगों को निकालना कोई नामुमकिन नहीं है और ये बड़ा आसान काम है। क्योंकि अगर आप MPs देख लें, आप MNAs देख लें, पार्टी के सेनेटर्स देख लें, या फिर टिकट होल्डर्स देख लें, तो इससे ज़्यादा तो वो आ जाएंगे। यानी 10,000 लोग तो इकट्ठा करना कोई मुश्किल ही नहीं है, और मोस्ट पॉपुलर पार्टी का दावा भी, मोस्ट पॉपुलर पार्टी है। लेकिन जो सलमान अकबर राजा साहब जो इस वक्त गौहर खान साहब के साथ लड़ रहे हैं, वो 10 बंदे लेके आए और नारे लगाते हुए ऐसे जैसे पूरा जमे गफीर और पीछे लाखों लोग हैं। अच्छा, और उसके बाद जब आए तो दूर से लोगों ने फुटेजेस बना ली, और उसके बाद उन्होंने रिलीज कर दी कि ये देखें जी काफिला आया लाहौर से। ठीक है। तो बमुश्किल जो थे ना 10 लोग थे, और बहनें जो थी वो बेचारी बैठ गई फैक्ट्री नाका पे और सूरह यासीन की तिलावत करती रही, और वहाँ पे लोग थे ही नहीं कोई, और वही कुरान मजीद वहाँ पे पढ़ती रही। और उसके बाद ये बेसिकली तो एक मजहबी कार्ड था कि जनाब हमारे ऊपर पानी नहीं फेंका जाएगा, बल्कि नौरीन खान साहबा ने यह भी कह दिया कि जो यजीद है वो हर मरतबा पानी रोकता नहीं है बल्कि पानी फेंकता भी है, और गटर का पानी, और कुरान मजीद पढ़ती है खवातीन पे। तो उन्होंने कहा जी हम कुरान मजीद पढ़ रहे थे और हमारे ऊपर गटर का पानी फेंक दिया, तो ये मजहबी कार्ड है। अब बंदा पूछे कि भाई पूरे पाकिस्तान में सिर्फ आपको सूरत यासीन पढ़ने के लिए अडियाला जेल नजर आई, आपने सवाब का काम करना है तो आप सवाब का काम करें। पिछले दिनों मैं एक रील देख रहा था, मुझे वैसे आजकल रील्स देखता हूँ मैं और मज़ा आता बहुत। उसमें एक आदमी ना अपनी गाड़ी के ऊपर नमाज पढ़ रहा था, तो एक बंदे ने रील बनाई कि देखो इतनी बड़ी दुनिया अल्लाह ताला की, इसको नमाज पढ़ने के लिए गाड़ी के ऊपर गाड़ी की टिक्की नजर आई जिसके ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़नी है सारी है। तो ये बेसिकली तो मजहबी कार्ड होता है ना, वो गाड़ी के ऊपर इसलिए बैठा हुआ था कि आधा शहर उसको देख सके, और ये सूरत यासीन हाथ में पकड़ के वहाँ पे अडियाला जेल के सामने इसलिए बैठी हुई थी और इसलिए वहाँ पे रील्स
ریلز بنوا رही थी और इसलिए वहाँ पे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर कवरेज करवा रही थी कि दुनिया देखे जी कि हम कितनी मजहबी हैं। ठीक है। तो एक मियाँ दाऊद है ना, वो एक वकील हैं, बड़ा मशहूर वकील है लाहौर में, फटेबाज वकील हैं। अच्छा। अब मियाँ साहब पता नहीं मेरे साथ ना फटा कर लें। तो उन्होंने बड़ा मज़ेदार उनकी ट्वीट थी, उन्होंने कहा कि देखें जी हाफिज साहब ने कमाल कर दिया है कि जो लोग टी चौक पे नाचने वालियाँ थी ना, उनके हाथ में सूरह यासीन पकड़वा दी और अब वो उसकी तिलावत कर वैसे जाती है नाचने वाली और ये वर्ड नहीं होना से सरासर जाती, ये वाकई सरासर जाती। देखो जो लिबरल पार्टीज होती है ना, उसके अंदर ये काम चलता रहता है, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और इस तरह पीटीआई है, तो इस टाइप का इल्जाम लगाना ही ज्यादती है वैसे, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने एक तंज किया है, लेकिन इसका मतलब यही है कि ये एक मजहबी कार्ड खेला जा रहा है, जो ज़ाहिर है उसका फायदा कोई नहीं हुआ, फायदा कोई नहीं हुआ, तो अब ज़ाहिर है वाटर कैनिंग चल रही है वहाँ पे, थोड़ी देर बाद ये साफ कर दिया जाएगा, वहाँ पे कोई बंदा नहीं होगा। देखिए बिल्कुल ठीक है। मैं एक चीज आपसे छोटी सी पूछना चाहता हूँ, आप पीटीआई के बारे में सॉफ्ट होते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, मेरा इख्तिलाफ होता है, मैं आपको पता मैं खुला करता हूँ यहाँ पे। देखो उनकी जो नॉन पॉलिटिकल हरकतें हैं ना, कोई उसके ऊपर एतराज करना चाहिए, वो मैं भी करता हूँ, लेकिन पार्टीज बड़ी मुश्किल से बनती हैं यार। तो सब सारे के सारे नॉन पॉलिटिकल हरकतें कर रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पार्टीज इवॉल्व होती हैं, उनको मौका देना चाहिए। अब अगर फर्ज करो आप पार्टीज खत्म करना शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान को अल्टीमेटली गवर्न कौन एक एग्जांपल आपको देता हूं, हमारे दोस्त हैं नईम हैदर पंजोता साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया, ट्वीट में लिखा कि 26 नवंबर पे जब अटैक हो रहा था, 26 नवंबर वाले दिन जब अवाम पे जुल्म हो रहा था, ये अमेरिका को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं, उस वक्त तुम्हारी जुबान क्यों बंद थी, आज ईरान के मुतल्लिक तुम बोल रहे हो। मतलब वो ये चाहते थे 26 नवंबर को भी कोई हेलीकॉप्टर आता, यहाँ पे कुछ ऐसा होता, यहाँ कोई जंग छिड़ती, पाकिस्तान अंडर प्रेशर आता, मतलब ये बंदा उठा के ले जाता है, बंदा उठा के ले जाता है, मतलब प्रेसिडेंट उठा के ले जाता है। इस स्टेटमेंट का मतलब मुझे बता देंगे सियासी वर्कर। देखो अगेन मैं ये कहता हूं कि फिर भी मैं एक ही बात कहूंगा कि सियासी पार्टियां बड़ी मुश्किल से बनती हैं, उनका कायम रहना बहुत जरूरी है। अगर आप सियासी पार्टियां खत्म करते जाएंगे ना, तो उसके बाद पाकिस्तान को कौन चलाएगा? फिर इसका मतलब ये हुआ कि हर बार आपको एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखना पड़ेगा। तो फिर तो बेहतर ये है कि एक ही बार मार्शल लगा दें अगले 50 साल के लिए और फिर अदारे चला लें उनको। ऐसा नहीं है, अगर पॉलिटिक्स है तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज का रहना जरूरी है। तो मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि आप एक पार्टी को खत्म ही कर दें। ठीक है, ट्यूनिंग होनी चाहिए, गलत है, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, उनको सजाएं हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता पार्टी समझदार हो जाएगी, जैसे बाकी सारे समझदार हो गए। पीपल्स पार्टी समझदार हुई है ना जी, अल जुल्फकार बनाई थी, जैसे यहाँ से जहाज अगवा करने शुरू करती थी, उसी पार्टी की फिर अभी चौथी गवर्नमेंट है, यहाँ पे बैठे हुए हैं वो। और सिंध के अंदर देख लें, 3 कंसेक्टिव उनकी गवर्नमेंट्स आ गई, प्रेसिडेंट दूसरी मरतबा आसिफ अली जरदारी साहब बने, तो उन्होंने अंडरस्टैंड किया, सीखा ना। उनके सक्सेसर थे, उनके पास लीडर्स थे, इमरान ने कोई लीडर बनने दिया? आहिस्ता आहिस्ता, फिर मैं कहता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, फिर आहिस्ता आहिस्ता, चलें ठीक, टाइम लगेगा, इधर हमारा भी टाइम अगली स्टोरी में चलें जी। और उसके साथ साथ सलमान अकराज साहब ने कहा जी सिर्फ इमरान खान साहब चेयरमैन है और इसके अलावा कोई और चेयरमैन नहीं है, सिर्फ बानी की बात सुनी जाएगी और पार्टी में कोई और चेयरमैन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये बेसिकली गौहर खान साहब के वो खिलाफ हो चुके हैं और बार बार इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इन दोनों की लड़ाई होगी वो आपस में और अब ये एक दूसरे को अड़ंगी दे रहे हैं, जिसको कहते हैं फिडी कराना। तो ये प्रॉपर फिडी करा रहे हैं। सलमान अकराज साहब जो अपना स्कोर जो है वो भी सेटल करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो वो पार्टी के अंदर पहले थोड़ी लड़ाइयां थी, अब सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन भी लड़ रहा है। तो भाई ठीक है, इमरान खान साहब पानी चेयरमैन है, लेकिन दूसरा एक चेयरमैन है जिसके दस्तखतों से आप भी सेक्रेटरी जनरल बने हो, आज वो अगर आपको फारिग कर दे तो आप फारिग हो जाते हैं। तो इस तरह अगर आप पार्टी के हिस्से करते जाएंगे तो अल्टीमेटली फिर ये आपकी पार्टी और मोदी की पार्टी में फर्क कोई नहीं रहेगा। कोई ख्याल करना चाहिए, कोई एहसास करना चाहिए। तो बहरहाल ये मुझे लगता है कि ये काम खराब हो गया हुआ है वहाँ पे और वाटर कैनल जो है ना चलने वाली है बस। ठीक है, चलें आप चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी पे। अब नेक्स्ट स्टोरी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने एक जंग जीती और उस जंग के बाद पाकिस्तान की तरफ जो पूरी दुनिया आ गई, लोगों का नुक्ता नज़र पाकिस्तान के लिए बदल गया। पाकिस्तान को कुछ बहुत बड़े ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए और उन ऑर्डर्स के बिहाफ पे एक बहुत बड़े वजीर का यह बयान आ गया कि पाकिस्तान तो शायद अगले 6 महीने बाद IMF के पास जाएगा ही नहीं। ये बहुत बड़ा बयान है। ये किसने दिया? ये बयान ठीक है या नहीं ठीक है? और साथ ही एक खबर इसी के अंदर और शामिल कर रहा हूं कि क्या नेतन्याहू को अगवा किया जा सकता है? आप हैरान होंगे, दोनों खबरों का तुक आपस में नहीं बन रहा, लेकिन हम आपको बनाकर देंगे कि हुआ क्या। अब पाकिस्तान में कोई सियासतदान है उनको खबर बनानी आती है, उनमें शेयर
شیخ رشید صاحب نمبر 1 ہے. شیخ رشید صاحب جو خبر کریٹ کرتے ہیں نا وہ کمال ہی کر دیتے ہیں. اس کے بعد خواجہ آصف جو ہے نا خبر بنانے کا ماسٹر ہے. وہ کسی شو میں چلے جائیں تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرتے ہیں کہ جو بعد میں ہیڈ لائنز میں چلی جاتی. تو یہ خواجہ آصف صاحب کے خیالات ہیں. 2 خیالات کا اظہار کیا انہوں نے. کہا جی کہ جو ہم نے جنگ جیتی ہے اس کے بعد ہمیں باہر سے اتنے زیادہ آرڈر آ رہے ہیں جہازوں کے کہ 6 مہینے بعد ہم نے IMF کو خدا حافظ کہہ دینا ہے, اس کے پیسے منہ پہ مار رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم آزاد ہو جائیں گے, مکمل طور پہ بیڑیاں توڑ دیں گے IMF کی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو بہت زیادہ جہازوں کے جو ہے نا وہ آرڈرز مل رہے ہیں, جس میں آپ دیکھیں مثلا سب سے پہلے سوڈان کا آرڈر آیا, پھر آذربائیجان کا آیا, پھر انڈونیشیا کا آیا, اب بنگلہ دیش کے جو ایئر چیف تھے وہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ, انہوں نے JF تھنڈرز کے انہوں نے باقاعدہ پاکستان کو آرڈر بھی دے دیا, اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ہمارا فلیٹ ہے نا اس کی نگرانی بھی کریں اور اس کی ٹریننگ بھی کروائیں اور اس کی تھوڑی سی نا مینٹیننس بھی کروا دیں, جو ایئر فورس ہے ان کی, اور جو ریڈار سسٹم ہے نا اس کے لیے بھی پاکستان کی مدد انہوں نے مانگ لی ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہمارے ایئر فورس کے تعلقات ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. ویسے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بنگالی ہیں نا وہ پائلٹ بڑے زبردست ہوتے ہیں. پاکستان MM عالم جو ہے جو وہ بنگالی تھے, بنگلہ دیشی تھے بالکل, اور بنگلہ دیشی نہیں تھے, مشرقی پاکستان کے رہنے والے تھے, اور انہوں نے پاکستان کو چوز کیا تھا, یہیں پہ ان کا انتقال ہوا, اور آخری وقت تک وہ میس میں رہتے رہے. بڑے سادے آدمی, کمال آدمی, کیونکہ ان کے نا مینٹلی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. اعصاب جو ہیں بنگالیوں کے بہت مضبوط ہوتے ہیں, تو ایئر فورس میں یہ بڑے باکمال ہوتے ہیں. ابھی کیونکہ اکوپمنٹ ان کے پاس نہیں ہے, تو پاکستان نے اگر اکوپمنٹ دے دیا, ٹریننگ دے دی, تو پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ان کا کمال آ. تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان کو کیونکہ بہت زیادہ آرڈرز مل رہے ہیں, تو اس لیے خواجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ آرڈر ملتے رہے اسی طرح تو پاکستان انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی نیتن یاہو جو ہے نا اس کو چاہیے کہ ترکیہ اٹھا لے, تاکہ اس کو اغوا کر لے اسی طرح جس طرح وینزویلا کے صدر کو اٹھایا گیا, یا پھر انہوں نے کہا جی امریکہ ہی اٹھا لے, اگر وہ انسانیت کا دوست ہے تو اسے چاہیے کہ نیتن یاہو کو اغوا کر لے تاکہ سارا صاحب برابر ہو رہی ہے مسئلہ ختم. یہ وشفل تھنکنگ ہے, نہ امریکہ نے اٹھانا ہے نہ ترکیہ نے اٹھانا ہے. ترکیہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ چھیڑ لے. میرا خیال خواجہ آصف صاحب کو یہ کام کرنا چاہیے. یہ کیوں وہ دوسرے ملکوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئے گا, ہمارا جب پھپھڑ آئے گا دور سے اور وہ ہمارا بدلہ لے گا, تو بہتر یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو بھیج دیا جائے, ان کو باندھ کے نا پیراچوٹ پہ ان کو بھیج دیا جائے, نیتن یاہو کو اٹھا لیں. لیکن جو جہازوں والی بات تو ٹھیک لگ رہی ہے, جس طرح آرڈر آ رہے ہیں, اگر یہ ہو سکتا ہے پاسبل ہے, بالکل پاسبل ہے, بالکل پاسبل ہے. لیکن جو ایک المیہ دیکھیں پاکستان کا کہ فوج آپ کو جہاز بھی بنا کر دے رہی ہے, واحد دنیا کی فوج ہے جو جہاز بھی اپنے خود بناتی ہے. دیکھو میں پاک فوج کا ظاہر ہے میرے اوپر الزام بھی بہت لگتے ہیں کہ جی میں ان کا فری ترجمان ہوں, بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں فری نہیں, میں ان کا پے رول پہ ترجمان ہوں. لیکن ایک چیز یہ بات ہے, کچھ لوگ نہیں چوئے صاحب PTI والے کہتے ہیں, کیٹیگریکلی بتا رہا ہوں. کمال ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ملک کی بات نہیں کرنی چاہیے. اپنے ملک کی کریں گے تو اب جناب ان کے ساتھ ہی ہوگا, مطلب بہت اچھا. اب لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھو ایک چیز جو ہے نا, ایک نیریٹو کے میں خلاف ہوں, ہم ہمیشہ صرف اور صرف فوج کی بات کرتے ہیں. یار پاکستان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ فوج بھی پاکستانی ہے. جو صاحب ہم تو پاکستان اور فوج کو ایک ہی سمجھتے ہیں. ایئر فورس کا کمال پاکستان کا کمال ہے, نیوی کا کمال پاکستان کا کمال ہے, اور فوج کا کمال پاکستان کا کمال ہے. کرکٹ پاکستان کی جو ہے نا وہ پاکستان کا کمال ہے. تو آپ پاکستان کا نام ضرور استعمال کیا کریں. PTI والوں سے پوچھ گئے کہ کرکٹ عمران خان کا کمال ہے, PTI والوں سے بات تو کریں. تو اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ آپ نا بیسیکلی پاکستان کو انڈرمائن نہ کریں, لفظ پاکستان استعمال کیا کریں تاکہ پرائڈ پیدا ہو قوم کے اندر. یہ جو ہم نے کمپارٹمنٹس بنائے ہوئے نا چھوٹے چھوٹے کہ اس کو دے دو, اس کو دے دو, اس کو دے دو, اس سے پاکستان کو صاحب میں پھر دوبارہ ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, ہم نہیں یہ PTI والے حرکتیں کرتے ہیں, عام پاکستانی کو کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ پاکستان کا اچھا وقت آنے والا ہے جی, بہت اچھی بات ہے, اور اگر ہماری جان چھوٹتی ہے IMF سے تو چھڑا لینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی. چلیں اب چلتے ہیں جی اپنی اگلی سٹوری پہ. اسلام آباد جیسے خوبصورت شہر کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا گیا, یہ کیا ہے, یہ ڈیٹیل سے. اب دیکھیں پاکستان جو ہے نا ان ملکوں کے اندر ہے جس میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, بارشیں بہت تیز ہو رہی ہیں اور بعض اوقات ڈرائی سیزن بہت لمبا ہو جاتا ہے. اسلام آباد اس کا بہت بڑا ہدف بن رہا ہے. تو اسلام آباد کے اندر درختوں کی ضرورت ہے, کیونکہ اسلام آباد ایک ہریالہ قسم کا دارالحکومت ہوتا تھا, لیکن ہم نے اس کو کنکریٹ کا جنگل بنا دیا. تو اب یہاں پہ ایک جنگلی شاتوت ہے جو لگایا گیا تو 60s کی دہائی میں, اس کی وجہ سے یہاں پہ استما کا پرابلم آ جاتا ہے, الرجی ہو رہی ہے. تو اب اس کو کاٹنے کا بار بار کوئی نہ کوئی ٹھیکہ دیا جاتا ہے. ایک 4 ایکڑ کا ٹھیکہ تھا, وہ دیا گیا تھا کہ شاتوت کاٹ رہے ہیں یہاں سے. ٹھیکیدار نے کمال یہ کیا کہ سارے درخت کاٹ دیے, اس کو ٹوٹل گنجا کر دیا 4 ایکڑ کو. تو ایک تو میرا خیال ہے اس کو بلا کے اس سے پوچھنا چاہیے اور ٹھیک ٹھاک قسم کی پوچھ پڑتال کرنی چاہیے, اور سپریم
कोर्ट अब पाकिस्तान को बुला के इसकी सरजनश करके इसको सजा ये देनी चाहिए कि कम से कम ये 2 लाख दरख्त लगाएगा और लगाएगा और दरख्त बड़े भी करवाएगा। ऐसा नहीं पौधे लगा के घर चला जाए, उसको बकरियां खा जाए। अब उसके लिए चौधरी साहब नया टेंडर है, सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है कि नया टेंडर देके नए दरख्त लगवा रहे हैं, लेकिन मतलब जंगली शहतूत को काटने के लिए जो एलर्जी का बायस होता है उसे काटने के लिए 4 एकड़ उड़ा दिया, 4 एकड़ उड़ा दिया वो लकड़ी के लिए। और दूसरा ये कि थोड़े से पैसों के लिए उसने पूरा, अगर इस किस्म के ठेकेदार आते रहेंगे तो इस्लामाबाद रहने के काबिल नहीं होगा। इस्लामाबाद और लाहौर में फर्क कोई नहीं रहेगा फिर। बिल्कुल ठीक है, चलें जी अब चलते हैं जी हम अगली स्टोरी की तरफ। चौधरी साहब लास्ट स्टोरी में सिर्फ एक चीज आपने कवर नहीं की, अगर वन लाइनर उसका जवाब दे पाए तो मैंने कहा था क्या पीटीआई की सियासत खत्म होने जा रही है? नहीं, पीटीआई की सियासत बिल्कुल खत्म नहीं हो रही। बस ये है कि थोड़ा सा इसकी ट्यूनिंग का अमल जारी है, थोड़ा सा हो सकता है और थोड़ा सा और प्रेशर में आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीटीआई खत्म हो गई या उसकी सियासत खत्म हो गई। चलना चाहिए इसको, मैं फिर ये कहता हूँ चलना चाहिए पार्टी को। बिल्कुल ठीक है, चलें जी अब हमारी आगे जो आखिरी स्टोरी, पाकिस्तान को मिला है एक हीरो। अब होता यह है कि जब मुल्क के हालात आपके बिगड़ जाते हैं तो मुसलसल एक नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे दिन दिखाए हैं और हमें हर तरफ से खुशखबरियां मिल रही हैं। एक यंग बच्चा, एक यंग हीरो मिला है, इसने क्या कमाल किया है ये बताएंगे आपको, और दूसरा आपको ये बताएंगे कि हमारा दूसरा भाई बांग्लादेश अगर उसके साथ कोई ज्यादती करता है तो उसके लिए हम जाके क्या करते हैं, ये भी जानिए इसी स्टोरी। एक सुमैर मनास के नाम से एक हमारा क्रिकेटर एक नया डेवलप हुआ है, अंडर 19 टीम में उसने खेला है, उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। जिम्बाब्वे के अंदर एक मैच हो रहा है, जिम्बाब्वे के साथ एक और फाइनल मैच है और उसमें 42 बॉलों, ये 42 बॉल्स के साथ उसने सेंचुरी बनाई है और ये दुनिया की 23वीं सेंचुरी है और वर्ल्ड रिकॉर्ड है अंडर 19 खिलाड़ियों की तरफ से। और इससे पहले जो इंडिया का एक सूर्यवंशी था वो प्लेयर था, उसने 52 गेंदों के ऊपर सेंचुरी बनाई थी, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो एक नया हीरो डेवलप कर रहे हैं हम, और ये पाकिस्तान का कमाल है कि पूरी टीम उड़ा दी जाती है लेकिन उसके बाद फिर कोई ना कोई सुमैर मनास निकलता है और निकल के वो हर चीज को तहबाला कर देता है। तो ये एक नया हीरो आ रहा है, अल्लाह ताला इसको नजर बद से बचाए और कहीं ऐसा ना हो कि ये भी प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश शुरू कर दे। बेहतर ये है कि क्रिकेट खेले तो आगे पाकिस्तान डेवलप करे। इसके साथ साथ बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान जो है ना, मुस्तफिजुर रहमान साहब जो हैं, जिनको उन्होंने इंडिया में शाहरुख खान साहब को ने हायर किया था और वहाँ पे उनको हायर करने नहीं दिया गया और उनको वहाँ से रिलीज करवा दिया गया। उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है PSL के लिए, पाकिस्तान के अंदर PSL हो रहे हैं। और उसके साथ पहले 10 बांग्लादेशी खिलाड़ी जो हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और अब मुस्तफिजुर रहमान साहब हैं, वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं। तो बांग्लादेश जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी बिल्कुल, बांग्लादेश ने चपेट मार दिया इंडिया के मुंह पे। उन्होंने कहा जी कि वर्ल्ड कप होना T20 का, कि सारे मैच अब श्रीलंका में करो, इंडिया जाएंगे ही। हाँ, वो जाएंगे नहीं। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जनाब आपके जो मैच है ना हम अपने टेलीविजन पर दिखा रहे, कर लो जो करना है। हाँ सीरियसली, मतलब चपेड़ों पे चपेड़। ठीक है, तो ये था नाजरीन आज का स्पेशल व्लॉग। यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक से सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। लोग मुझे याद करवाते हैं, मैं भूल जाता हूं कि आपने जो इंडिया की मेन तहरीक है, आप जानते हैं कौन सी, खालिस्तान की, बिल्कुल नहीं भूलनी, इंडिया को याद करवा के रखनी है। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।